इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, ये बिजली अभी आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। आप सब जानते हैं कि लोड शेडिंग का क्या हाल है। आ जाएगी बिजली। मैं आज अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूं। और मुबारक क्या देना चाहता हूं कि जो सफर आज से 26 साल पहले मैंने शुरू किया था, इंसाफ की तहरीक। इंसाफ की तहरीक का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। इंसाफ का मतलब होता है सब कानून के सामने एक बराबर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं अपनी नौजवान नस्ल को इसलिए बता रहा हूं कि अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों में इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। जिस मुल्क में भी गुर्बत है, एक एक मुल्क आप देख लें, उधर जंगल का कानून है, उधर ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। सो इसलिए आज जो उस रास्ते, यानी वो रास्ता जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाएगा, वो उस रास्ते के ऊपर हम निकल चुके हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला किया कि उसने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को उन्होंने आज अपहोल्ड किया। उन्होंने आज कायम की कानून की हुक्मरानी। और ये, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी जिंदगी में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत कम दफा ऐसे हुआ है। और काश कि ये पहले हो जाता तो आज पाकिस्तान एक वो मुल्क होता जो खुशहाल तरीन मुल्क होता। हम आज, हमारे ये हालात ना होते जो बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के हालात हैं कि हमें हर जगह पैसे मांगने पड़ते हैं, कर्जे मांगने पड़ते हैं, हम जलील होते हैं, हमारे लोग जलील होते हैं, कौम की इज्जत नहीं है। जो कौम अपनी इज्जत नहीं कराती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करता। तो ये कानून और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ, ये जुड़े हुए हैं खुशहाली के साथ। एक कौम सिर्फ वो खुशहाल होती है जिधर तरक्की होती है, वो जुड़ी हुई होती है जिस मुल्क के अंदर इंसाफ होता है, कानून होता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर गुर्बत हटानी है तो इंसाफ दो। तो उसने ये नहीं कहा था कि कहीं बाहर से कर्जे लो या पैसे मांगो। इंसाफ करो, आपके मुल्क में वैसे गुर्बत खत्म हो जाती है। जो अमीर मुल्क है, स्विट्जरलैंड की मैं मिसाल देता हूं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यानी वहां इंसाफ जो उसको जो ग्रेड करते हैं तो वो 99% है। तो इसलिए वहां खुशहाली है, कुछ भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है। तो आज मैं इसलिए फिर भी अपनी कौम को मुबारक देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा यहां एक माफिया बैठा हुआ है पाकिस्तान में, कब्जा ग्रुप है। और ये कब्जा करके बैठ गए इस मुल्क पे पिछली अप्रैल से। और इन्होंने हर किस्म की पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनको खत्म किया। इन्होंने हर किस्म की कानून की वायलेशन की। इन्होंने वो काम किए जो किसी जमहूरियत में नहीं हो सकते, कि वो लोग पहले इक्तदार में आते हैं एक ऑक्शन के जरिए, इलेक्शन के जरिए नहीं, अवाम का मैंडेट लेके नहीं आते, पैसे खर्च करके, हराम के पैसे से लोगों को खरीद के एक साजिश के तहत, और बैरूनी साजिश साथ मिलवाई इन्होंने अपने साथ। पहले हम समझते थे कि बाहर से साजिश हुई है, इन्होंने साथ मिलाई। यहां के जो मीर सादिक थे, इन्होंने गद्दारी की। इन्होंने बाहर से कुव्वतों को अपने साथ मिला के ये साजिश की गवर्नमेंट गिराने की। और उसके नतीजे में वो लोग आए जिन्होंने वो काम किया है जो किसी जमहूरियत में हो ही नहीं सकता। अपने अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के इन्होंने केस माफ करवाए, सिर्फ कानून बदल के, पार्लियामेंट में बैठ के नैब की अमेंडमेंट चेंज करके 1100 अरब रुपए का फायदा करवाया अपने आप को। तो आज मैं, और फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह ये इक्तदार में रहे, और हर वो कोशिश की कि किसी तरह अवाम की राय ना आए। जो भी बाय इलेक्शन हुए, और अल्लाह का करम है कि 30 बाय इलेक्शन जीती है तहरीक इंसाफ 37 बाय इलेक्शन में से, जब से हमारी गवर्नमेंट गई है। तो इसलिए डरते हैं इलेक्शन से, और इलेक्शन से बचने के लिए इन्होंने
ہر کوشش کی اور یہ پوری کوشش کی کہ جب 90 دن کے اندر واضح تھا، آئین کے اندر واضح تھا کہ 90 دن سے زیادہ، جب اسمبلی ڈیزالو کی ہم نے، قربان کی اپنی دونوں اسمبلیز، تو جب یہ واضح تھا کہ 90 دن کے آگے نہیں جا سکتا الیکشن، تو انہوں نے پوری کوشش کی، گورنرز کو ساتھ ملایا، انہوں نے ہر کوشش کی کہ کسی طرح یہ الیکشن نہ ہو. اور سپریم کورٹ نے جب آج فیصلہ کیا تو میں پہلے تو سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم اس ملک میں ترسی ہوئی ہے انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 99 نہیں ہے. 98 99 میں جب اس نے، اسی نون لیگ نے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے اٹیک کیا اور بھگوایا وہاں سے، اور پھر پیسے دیے، وہی رفیق تاڑڑ وہ پیسے لے کے بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ بینچ خریدے. اور وہ چیف جسٹس جو سب آج تک سب سجاد علی شاہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس تھا، اس کو سپریم کورٹ سے انہوں نے ہٹوایا. انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کیا. اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں لا منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، شرمناک ہے. پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، جبکہ 5 ممبر بینچ نے سب نے ایک ہی چیز کہی کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا، 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. 5 نے یہ کہا، اور انہوں نے 2 نے نہیں اتفاق کیا، لیکن اس چیز کے اوپر تو 5 متفق تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے. اور میں یہ جو لا منسٹر کی جو کوشش ہے اور نون لیگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ انصاف سے بھاگتے ہیں، یہ آزاد عدلیہ کو کبھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہ سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ہی غیر قانونی چیز کر سکتے ہیں. جب تک ججز ان کے کنٹرول میں نہ ہوں، اور یہ جب ایک جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا ملنی چاہیے، یہ اس طرح کے ججز چاہتے ہیں. ان کو کبھی بھی آزاد اور کریڈیبل دیانتدار عدلیہ ان کو کبھی بھی پسند نہیں تھی. اور یہ آج حیرت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، لیکن ایک فضا ملک میں بنی ہوئی ہے کہ پھر بھی شاید 90 دن میں الیکشن نہ ہو. یہ اس سے کیا چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اتنا نقصان پہنچایا ہے اس مافیا نے، یہ شریف مافیا اور زرداری مافیا نے اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کے اداروں کو کہ لوگوں کو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. اب سپریم کورٹ جب فیصلہ کر دے تو اس پہ گنجائش کیا رہ گئی؟ لیکن آپ تجزیہ نگار دیکھیں، سارے کہہ رہے جو ہوں گے بھی 90 دن میں الیکشن یا نہیں ہوں گے. یہ سوال ہی کرنے کا مطلب یہ کہ اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے اداروں کو، کہ لوگوں کو اب اس چیز پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں آج اپنی پارٹی کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے پھر سے اپنے سپریم کورٹ کو یہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم انشور کریں گے، ہم پورا زور لگائیں گے کہ کوئی چیز اب غیر آئینی نہ ہو. کسی طرح یہ مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پھر نہ الیکشن سے نکلنے کے لیے کوئی ایسے حربے نہ استعمال کرے جو انہوں نے 99 میں کیے تھے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا بدل چکی ہے. آج جو پاکستان کا نوجوان ہے اس میں وہ شعور ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا. جب 98 99 میں جب بھی انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس طرح کا شعور نہیں تھا. لوگوں کے پاس ایسی یہ جو انفارمیشن کی ریولوشن آئی ہے، یہ جو موبائل فون کے ذریعے آئی ہے، یہ ایسا شعور کسی میں بھی نہیں تھا. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم چپ کر کے ایشو سیٹل ہو گیا. مائٹ از رائٹ ہو گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس بن گئی. جنگل کا قانون آ گیا کہ جب آپ نے چیف جسٹس کو بھگا دیا تو سارے چپ کر کے بیٹھ گئے. آج پاکستان بدل چکا ہے. اس ملک میں ساری قوم سارے ایشو سمجھ چکی ہے. یہ جو آج آپ قوم دیکھ رہے ہیں جو
30 बाई इलेक्शन जितवाएं और जो हर ओपिनियन पोल कहता है कि कौम क्यों तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, मोबाइल फोन्स की वजह से। ये जो आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने वो लोगों में ऐसा शऊर है कि 1 घंटा लगता है, आप कोई झूठ बोले 1 घंटे के अंदर सारा पिछला अगला पिछला बता देते हैं आपको कि आपने पहले क्या कहा था। और इसी वजह से ये पार्टीज नीचे गई हैं, जो माफियाज है इसलिए एक्सपोज हुए हैं लोगों के सामने, क्योंकि इनकी सारी पुरानी स्टेटमेंट्स तैयार है, लोगों के पास है मोबाइल फोन पे, नहीं है तो सोशल मीडिया निकाल लेता है। और जितनी तेज चीजें वायरल होती हैं, अखबार तो कल निकलेगा, आज ही सारी शाम को सबको पता चल जाता है इश्यूज का। तो मैं आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया, और इंशाअल्लाह हफ्ते को सैटरडे को हफ्ते को मगरिब के बाद हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अपनी कारकुनों को, तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों को आज बता रहा हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपने निकलना है, कॉर्नर्स मीटिंग करनी है, एक जलसा करना है, और उधर मैं आप सबको अपनी यहां से खिताब करूंगा। और उसका मकसद ये होगा कि कौम को मैं ये बताऊंगा कि जिस दलदल में हम आज फंस गए हैं इससे निकलना कैसे आप, तो वो कौन से हमने चीजें करनी है पाकिस्तान को निकालने के लिए। क्योंकि ये जो बैठे हैं तो अब तो सीधा मजीद अंधेरे और दलदल में जा रहा है मुल्क, इनके पास तो अब कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने जो मायशत को जिधर पहुंचा दिया है, अब तो इनके पास कोई इसका रास्ता ही नहीं है। इनका तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि कहीं से कर्जे ले लो, लेकिन कैसे कर्जे वापस करने हैं इनके पास तो कोई रोड मैप नहीं है। और ना है बाहर की कोई भी सरमायाकार या फॉरेन इन्वेस्टर्स, ना उनका कोई एतमाद रह गया इन पे, ना अंदर से किसी का रह गया। और वो जो मूडीज की लेटेस्ट रेटिंग आई है, जो क्रेडिट एजेंसी है जो फैसला करती है कि मुल्क की कितनी सकत है, कितनी ताकत है कर्जे वापस करने की, तो उसमें तो सबसे नीचे पाकिस्तान अब पहुंच गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना नहीं नीचे गिरा। तो बाहर से ना किसी ने कोई पैसा लगाना है पाकिस्तान में, ना अंदर से, तो इनके पास तो अब एक बंद गली में पहुंच गए हैं, पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। तो इंशाअल्लाह हफ्ते की रात को मैं आपके सामने एक रोड मैप रखूंगा क्योंकि इलेक्शन अब हम अपनी कैंपेन अनाउंस करते हुए आप सबको बताएंगे कि हमने अब करना क्या, आगे हमने कैसे कौन से वो कदम उठाने हैं जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल मरहले से निकालेगा। मैं जो दूसरी बात करना चाहता हूं आज वो ये कि पिछले 10 महीने में जिस तरह के पाकिस्तान में हमारे लोगों की बुनियादी हकूक, जिस तरह उनको पामाल किया गया, रद्द किया गया, जो हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन की गई, इंतकामी कार्रवाई कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुई। यानी जो इन्होंने हमें क्रश करने की कोशिश की, और जैसे जैसे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती गई, उतने ही इन्होंने वो ज्यादा वो कदम उठाए हमारे खिलाफ हर किस्म की, यानी केसेस बनाना, तशद्दुद करना, जो कभी पाकिस्तान में किसी ऑपोजिशन के ऊपर इस तरह नहीं, किसी जमहूरियत में नहीं हुआ। हमारे लोगों के ऊपर मैं कभी भी भूल नहीं सकता कि जो तशद्दुद किया गया आजम स्वाति पे, शहबाज गिल पे, जो सहाफियों से किया गया, यानी कभी इस तरह के जो अरशद शरीफ, यानी दर्दनाक कहानी अरशद शरीफ की कि कैसे उसके ऊपर उसको धमकियां दी गई, मौत का खतरा था, मुल्क से बाहर गया, फिर कैसे शहीद किया गया उसको, और बाकी सहाफियों से जो किया गया, जमील फारूकी नंगा करके उसको तशद्दुद, एयाज अमीर जैसे एक दानिश्वर जिनकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है माशरे, उनको जो जलील करने की कोशिश की गई, समी इब्राहिम उसको जो किया, गुलाम हुसैन को उठा के जेल में डाल दिया, और फिर जो सोशल मीडिया के लोगों से जो किया गया, लोगों को उठाया गया। मैं पहले भी बता चुका हूं, मां बाप ने मुझे बताया कि उनके यंग बच्चों को उठाया गया, 2 दिन रखा गया, मारा पीटा उनको, और फिर उनको घर वापस भेजा, धमकियां दी गई, कई उसे स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ दिलवाई वापस भेजते हुए। ये कभी ऐसे पाकिस्तान में नहीं हुआ।
हमारे कितने लोगों को 25 मई पे केसेस बनाए गए, अब फिर नए केसेस बना दिए। कल जो इस्लामाबाद में तलब किया गया, मुझे सबको डेट पता थी, सारों को जब डेट फिक्स कर दी अदालत ने तो सबको पता था मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद। सबको पता हूं कि मैं पहली दफा, जब से मुझे गोलियां लगी हैं उसके पहली दफा इस्लामाबाद आना है, तो लोगों ने तो आना था। लेकिन जो अब लोगों के जुनून देख के, जो भी आपके सामने वो फुटेज तो सामने है, उसके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस बना दिए। मजीद मेरे ऊपर 2 और केसेस बना दिए। 74 केसेस है मेरे ऊपर, सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर केसेस बना दिए। मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में किस दौर के अंदर इस तरह कानून को मिसयूज किया गया, दहशतगर्दी के कानून को किस दौर में मिसयूज किया गया। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कैसे बना? इलेक्शन कमीशन के बाहर एक पुरअमन एहतजाज होता है। नून लीग पूछे इनके दौर में, हमारे दौर में इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया, कितने इनके ऊपर पर्चे हुए। मरियम नवाज ने जब वो नैब गई, उसने पथराव किया नैब का, प्लान करके इनके लोगों ने जाके पथराव किया। कितने दहशतगर्दी के केसेस बने मेरे ऊपर। 74 केसेस में से जो केस बना दहशतगर्दी का, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होता है, मैं घर पे होता हूं, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। फिर ये जो इलेक्शन कमीशन, जो सब पता है, अब जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है इसके अंदर, जब से हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, जो इन्होंने केयरटेकर बनाया, जिस तरह की, यानी वो लोगों को बिठाया जो हमारे दुश्मन हैं, किसी तरह भी वो न्यूट्रल केयरटेकर में फिट नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुखालिफिन को यहां के बिठा दिया। जितने केसेस इलेक्शन कमीशन करता है हमारे खिलाफ, सबको पता है कि इससे ज्यादा जानबदार इलेक्शन कमीशन आया नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन पहले मेरे ऊपर केस लगा था तोशाखाना का। तोशाखाना का केस है क्या, मैं जरा आज सब कौम के सामने क्लियर कर दूं। 70 साल से पाकिस्तान का कानून क्या है, जब भी आपको कोई बाहर से गिफ्ट्स मिलती हैं, जो 70 साल से हेड ऑफ स्टेट्स को गिफ्ट मिलती हैं, ब्यूरोक्रेट्स को मिलती हैं, जनरल्स को, आर्मी चीफ को मिलती हैं, कानून यह है कि वो जाता है तोशाखाना में, और पुराने जमाने में 20% या 15% आप देते थे और आप वो गिफ्ट रख सकते थे। ये कानून था। हमारे जमाने में वो 50% हमने कर दिया। 50% आप तोशाखाना में देते थे, आप वो रख सकते थे, उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती थी। आज तक कभी किसी से पूछा है कि उसने उसके बाद क्या किया? मेरी मर्जी, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो मर्जी करूं। उसके ऊपर केस कर दिया है। मैं चैलेंज करता हूं कि जिस दिन ये अदालत में जाएगा ये केस फारग हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने तोशाखाना से चोरी किया, आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने, गाड़ी आप तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। 4 गाड़ियां नवाज शरीफ ने रखी इस्तेमाल करके, 8 साल के बाद कहता जी तोशाखाना में मैं पैसे दे के लेता हूं। जरदारी ने 4 गाड़ियां तोशाखाना से निकाली। ये तो कानून, ये तो चोरी है। उनके ऊपर केस नहीं है। उनके केस भी पड़ा हुआ था नैब में, वो नैब ने खारिज कर दिया वो केस। और दूसरा केस है फॉरेन फंडिंग का। पहले तो पता चला कि वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया, प्रोहिबिटिव फंडिंग। उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं केस में। उस केस को जो अदालत ने रद्द किया हुआ है, बेल दे दी है सबको, मुझे उसके ऊपर वारंट निकाल दिए। जिस वक्त वो अदालत में जाएगा वो खारिज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखें कि इनके केसेस जो माफ हुए हैं, शहबाज शरीफ की 24 अरब डॉलर के नैब और 24 अरब रुपए के नैब और एफआईए के अंदर केस थे, जो उन्होंने आते साथ ही माफ करवा लिए। 24 अरब के। नवाज शरीफ के एवन फील्ड्स के अंदर, मरियम नवाज के एवन फील्ड रेफरेंस में जो ये मेफेयर के फ्लैट हैं, क्योंकि मैं याद करा दूं लोगों को, ये हमने नहीं उसके ऊपर केस किया था, जो सारा वक्त मेरे ऊपर ये सब बोलते हैं। ये केस इनका इंकशाफ हुआ था पैनामा में। पैनामा के अंदर दुनिया में बड़े बड़े लोगों का, प्राइम मिनिस्टर्स का, वजीरों के इंकशाफ हो गए थे, जिनकी प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी उनमें। उसमें मरियम नवाज पकड़ी गई। 4 मेफेयर के 5 अरब रुपए के जो फ्लैट्स थे, वो निकला इसकी मलकियत।
केस तो इधर शुरू हुआ था, और इनके बेटे, इनके भाई ने टीवी पे जाके कहा हां जी ये मरियम नवाज की मलकियत है और वो इसकी ओनर है। वो है 5 अरब का। फिर चौधरी शुगर मिल में 250 करोड़ का केस है। फिर नवाज शरीफ का चौधरी शुगर मिल में उसके ऊपर भी 250 करोड़ रुपए का केस है। और फिर तोशाखाना में 25 करोड़ का केस है। ये सब माफ हो चुके हैं। आसिफ जरदारी की पाक लैंड रेफरेंस में 3 अरब 70 करोड़ रुपए का उसका पाक लैंड रेफरेंस है, और उसका जो फेक बैंक अकाउंट केसेस है वो है 33 अरब के। ये हैं इनके, उसके जरदारी के 37 अरब रुपए के केसेस हैं, और उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। 1100 अरब रुपए के इनके सारे केस माफ हो गए हैं जब से ये आए हैं। और ये कभी वो तोशाखाना पकड़ते हैं, कभी वो फॉरेन फंडिंग पकड़ते हैं। मैं ये भी आज कहता हूं कि जिस दिन हम सारी पार्टीज की इनके अकाउंट सामने आए, जी पूछे तो सही ये किधर से पैसे इकट्ठे करते हैं। हम तो 8 साल से स्क्रूटी हो रही है हमारी, हमारे पास 40,000 डोनर्स बेयर्स है जो लोगों को कॉल करके कहते हैं उन्होंने कहा हमने पीटीआई को पैसे दिए हैं। जरा मुझे बताएं इनके पास पैसा किधर से आता है। और जिस दिन इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का केस नहीं सुन रहा, वो सामने ही नहीं आता। अदालत क्या बैठी है कि सारी पार्टीज के इकट्ठे केस सुने जाएं, लेकिन इनके केस सामने नहीं आते। तो हमारे ऊपर केसेस के अलावा मैं जो बताना चाहता हूं कि जिस तरह जनरल अमजद को पकड़ा गया, मैं तो जनरल अमजद को नहीं जानता, मैं तो उनको टीवी पे सुनता था। लेकिन अगर किसी को कोई शक है कि अगर कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो इस मुल्क की दर्द रखता है, जिस तरह वो बोलते हैं और अपने दिल की बात करते हैं, उसको अगर उठा के जेल में डाल दिया, और यानी हम सब अपने आप से पूछे ना कि इसका मतलब पाकिस्तान में तो जमहूरियत खत्म हो गई है। ये तो कोई, यहां तो कोई पुलिस स्टेट बन गई है। यहां तो ऐसा खौफ आ गया है, कोई सच ना बोल दे, किसी तरह लोगों को कंट्रोल करो, मीडिया की किस तरह आवाज कंट्रोल करो। यानी इस तरह के क्या, इससे होगा क्या, मुझे तो अभी ये नहीं समझ आ रही। क्या ये बच जाएंगे? क्या ये लोग इन चोरों को वोट दे देंगे इसकी वजह से कि अगर आप लोगों के मुंह बंद कर दें? क्या हमें जो डराया धमकाया जा रहा है और ये जो हर रोज नई एफआईआर, क्या इससे हम पीछे हट जाएंगे? हमारे लोग इस वक्त जो जेलों के अंदर गए हैं, जेल भरो तहरीक में, हर दूसरे शहर में जाते थे और ज्यादा लोग जेलों के लिए तैयार हो जाते थे। इन्होंने, हालांकि जेलों में हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स ये जा रहे हैं, हम सियासी प्रिजनर, कोई मुजरिम नहीं है, लेकिन जेलों में ऐसे रख रहे हैं जैसे कि कोई दहशतगर्द आ गए या कोई डाकू आ गए या क्रिमिनल्स आ गए, उस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन उससे कोई डरा नहीं है लोगों का। हर शहर में और ज्यादा लोग तैयार हो गए जेल में जाने के लिए। और मैंने तो अभी कॉल देनी थी सारे पाकिस्तान के लिए, अगर ये इलेक्शंस ना करवाते तो मेरा अगला था कि एक दिन मैंने सारे पाकिस्तान को कॉल देनी थी, सब हम जाके जेल भर दें। क्या करेंगे ये? तो ये खौफ ही दिलवा रहे हैं ना। ये कौम, इस खौफ की जंजीरें उन्होंने तोड़ दी हैं। किसी को खौफ नहीं है इसका, लेकिन मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये सारे जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुल्क को उधर धकेल रहे हैं जिधर शायद कोई भी ना निकाल सके अगर ये ज्यादा देर बैठ गए। मैं एक आज बात करना चाहता हूं, आखिरी 2 पॉइंट्स हैं मेरे ऊपर हमला होता है, मुझे पता होता है, उससे पहले मैं बोलता रहा कि मेरे ऊपर हमला करने लगे हैं, ये मेरे ऊपर अटेम्प्ट होने लगा है, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे मारा जाएगा। मैं कहता रहा और मैंने कहा कि इसमें ताकतवर लोग शामिल हैं, नाम नहीं मैंने लिए। जब मेरे ऊपर अटेम्प्ट हुआ और अल्लाह की कोई खास ही करम था, उसने मुझे बचा लिया, तो उसके बाद मैंने उन 3 लोगों के नाम लिए, डर्टी हैरी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। ये तीनों शामिल थे। और नवाज शरीफ को पता था लंदन में बैठ के, तस्नीम हैदर का जो लंदन में उसने बातचीत की, उसका बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? हमारे जेआईटी ने किया, उसको जेआईटी को खत्म कर दिया।
जेआईटी को वो क्या कहता है कि उसने खुद सुना नवाज शरीफ को कहते हुए कि इमरान खान और अरशद शरीफ को मरवाना है। वो बयान ये देता है और जाके उसने पुलिस स्टेशन में ये बयान दिया है। उसका जो वकील है मेहताब, उसने कंफर्म किया है कि पुलिस में वो बयान देता है कि ये वहां प्लान बना था मुझे मरवाने का और अरशद शरीफ को, और मदद मांग रहा था इसकी कि प्रोवाइड करे कहीं मारने वाला शूटर। जेआईटी रिकॉर्ड करती है तस्लीम की इसकी जो वीडियो है। उसके बाद क्या मजबूरी थी कि केयरटेकर गवर्नमेंट जेआईटी खत्म कर देती है, और जेआईटी खत्म करके 4 उन लोगों को जेआईटी पे बैठा देती है, वो जेआईटी के जो मेंबर्स जिनके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल कहता है टेररिस्ट की अदालत में जिधर केस हो रहा है, उस अदालत में जज के सामने वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि 4 लोग जो जेआईटी के मेंबर्स थे, इन्होंने जेआईटी को सैबोटाज करने की कोशिश की, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको आप जेआईटी के ऊपर ले आए हैं ये लोग, उनके जरिए अब इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरा अपनी सारी कौम के सामने सवाल ये है कि कौन डरा हुआ है इतना ज्यादा? क्यों डरे हुए हैं ये? अगर ये बेकसूर हैं तो जेआईटी को काम करने देते। क्यों इतने खौफजदा हैं कि सच कौम के सामने आ जाएगा? क्योंकि ताकतवर ये सारे इसमें मुलव्वस हैं। अब मैंने दूसरी बात ये की कि मेरे ऊपर ये फिर अटैक करेंगे, ये ज्यादा खौफजदा है। अब खौफजदा ये है कि ये अगर इक्तदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। उस डर से अब इन्होंने फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश करनी है। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं, ये 3 और भी, उन दोनों के लोगों के अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने अपनी टेप के अंदर उन दोनों के नाम रखे हुए, जो मैंने एक टेप पहले की रिकॉर्ड करवाई हुए, कौन वो लोग थे जो शुरू से मुझे चाहते थे कत्ल करना। इन 3 के अलावा 2 और के नाम है उसमें, वो सब सामने आ जाएगा। लेकिन मैं कौम के सामने अब सवाल ये पूछता हूं कि जब मैं कह रहा हूं मुझे खतरा था, पहले मैं कह रहा था मुझे खतरा है, वो अटेम्प्ट हुआ, अल्लाह ने बचाया। अब मैं फिर कह रहा हूं मेरे पे खतरा है। मैं अब ये सवाल पूछता हूं कि मुझे ये अदालतों में जो धकेलते हैं, क्या इनको पता नहीं कि मेरी जान खतरे में है? मैंने जब लाहौर हाई कोर्ट से मेरे जो वकील थे ख्वाजा तारिक रहीम, इन्होंने वो जज को बताया कि देखें इसकी जान खतरे में है, आपको जब तक सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे उसको यहां अदालत में ना लेके आए। जज साहब ने कहा, पुलिस को ऑर्डर किया कि इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन अदालत में आना पड़ेगा। जब मैं हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां पुलिस सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करती, पुलिस ही भाग गई। मैं गाड़ी में बैठा रहा बड़ी देर, क्योंकि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आखिर में, क्योंकि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं और करवाना चाहता हूं कौम को, उसकी वजह से मैं फिर चल के गया वहां। उसके बाद अब फिर 3 मुझे पेशियां भरनी पड़ी इस्लामाबाद में, और पेशियां ये हैं कि जनाब दहशतगर्दी का मेरे पर केस जो है, कि मैं वहां था भी नहीं, वो उधर इलेक्शन कमीशन के बाहर जिधर मुजाहरा होता है मेरे पर केस है। इस तरह के केसेस हैं। ये केसेस नहीं है कि अरबों रुपए की मुल्क का पैसा चोरी करके मुझसे बाहर ले गया, जो इन चोरों ने किया हुआ है। उसके ऊपर 3 मुख्तलिफ जगह पे मुझे पेशी करनी पड़ी। कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी किसी टाइम पे वारदात कर सकता था। और मुझे बचाना किसने था? मैं अपनी अदलिया से आज कहना चाहता हूं कि किसने मुझे डिफेंड करना है? जिन्होंने मुझे डिफेंड करना है उनसे ही मुझे खतरा है। क्या इंटीरियर मिनिस्टर मुझे डिफेंड करेगा? ये शहबाज शरीफ करेगा? इनके नीचे सारी फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इनके नीचे पुलिस है, तो खतरा तो इनसे है। क्या डर्टी हैरी मुझे डिफेंड करेगा, जो खुद ही सबसे बड़ा खतरा मुझे उससे है? कौन डिफेंड करेगा? तो मुझे इन पब्लिक जगहों पे लेके जा रहे हैं, जबकि मैं ये बता दूं, जो नवीद जो शूटर है जिसने मुझे गोलियां मारी थी, जो 3 मेरी टांग पे और औरों को लगी थी, उसकी ट्रायल, उसको अदालत नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं उसकी जान को खतरा है। उसकी जेल में हो रही है ट्रायल, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रही है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? मैंने जुर्म कितना, जो कत्ल करने वाला है वो तो वहां बैठ के उसका ट्रायल हो रही। मुझे हर जगह अदालतों पे लेके जा रहे हैं। मैं
چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھوں گا کہ ہمارے دور میں جب میں پرائم منسٹر تھا تو ایک جج صاحب نے نواز شریف کو کوئی بیمار ہوا، اور آپ پتہ ہے سارا وہ فیک بیماریاں تھیں، ہر چیز ہی اس کی 2 نمبر ہوتی ہے. جب وہ بیمار ہوا تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو حکم آیا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر اس کو کچھ ہوا. تو مجھے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ جنہوں نے ذمہ دار ہونا وہ تو خود ہی مارنے کے چکر میں ہیں مجھے. تو اس لیے میں اپنے چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ اردو بھی لکھوں گا کہ مجھے ہر دوسرے دن یہ ثناء اللہ جیسے بدماش جنہوں نے زندگی میں کوئی صحیح کام کیا نہیں ہے، وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کیسز کرتے جاتے ہیں، تو میں چکر لگاتا جاؤں گا اور کون پروٹیکشن دے گا؟ میں آخر میں آخری بات کرتا ہوں کہ سوال یہ ہے اب کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، الیکشن کا نام سن کے ان کی کامپیں کیوں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ پبلک ان کے خلاف ہو چکی ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے تو 30 سال سے ان کی چوریوں کا ساری قوم کو پتا تھا، اس کی وجہ سے تو مجھے ووٹ پڑی تھی. اس کے بعد جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں عوام کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے کیا ہے. جب سے یہ آئے ہیں، اب یہ میں اپنا نہیں کہہ رہا، میں ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہہ رہا ہوں، وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1.5 کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہم جب تھے تو 16% پاکستان کی مہنگائی تھی، آج 41% پہ پہنچ گئی ہے، اور ابھی مزید اور مہنگائی آنی ہے، کیونکہ جیسے جیسے روپیہ گر رہا ہے، پھر آج روپیہ گرا ہے تو ہر چیز تو مہنگا ہونا ہے. تو ایک طرف مہنگائی، ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ایک طرف معیشت سکڑتی جا رہی ہے، ایک طرف ہم قرضے واپس کرنے کی ہماری وہ قوت ہی گرتی جا رہی ہے. کیونکہ جب معیشت سکڑتی ہے، جب گروتھ ریٹ نیچے آتی ہے، جب آپ کی انڈسٹری بند ہونی شروع ہو جاتی ہے، جب کسان کی پیداوار کم شروع ہو جاتی ہے، تو کدھر سے پیسہ آنا ہے کہ ہم اپنے قرضے واپس کریں؟ تو قرضے چڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو قوم تو ان کے خلاف اس لیے ہو گئی ہے. اس وقت ہم نے جب اندازہ لگایا کہ ابھی اس سے پہلے ابھی تو ایک اور مہنگائی کی لہر آ رہی ہے، شہباز شریف نے کہا کہ ابھی قوم اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. تو اگر پچھلی اپریل کے اندر 30,000 روپے جس کی تنخواہ تھی، اس کے پاس صرف 20,000 کی خریدار کی قوت رہ گئی ہے. وہ صرف 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کے پاس 30,000 کی تنخواہ تھی. اور پہلی مہنگائی تھی، یعنی ایک عالمی مہنگائی کا سائیکل چلا ہوا تھا کرونا کی وجہ سے. تو وہ تو ہم پوری کوشش کر رہے تھے کہ قیمتیں نہ بڑھیں. ہمارے اوپر ایک الزام لگایا کہ جی انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی. ہم نے کم کی، کہیں اور سے پیسے لگا کے کم کی تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے. اور انہوں نے آج جو مہنگائی کی ہے، آج جو پھر سے میں کہتا ہوں جس کے پاس 30,000 روپیہ تھا وہ صرف اب 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے. گھر میں جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ گھروں میں کیا حالات ہیں. اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج ادھر کھڑا ہوا ہے جدھر یہ جو مرضی کر لیں، لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں ان کے خلاف. یہ جتنا مرضی کوشش کریں کہ کسی طرح عوام بھول جائے گی، تھوڑی اگر الیکشن ڈیلے کر دیں گے تو عوام بھول جائے گی. عوام نے بھولنا نہیں ہے. جتنی دیر ہو رہی ہے اتنے اور زیادہ آپ کے خلاف لوگ ہیں. راجن پور میں جو الیکشن ہوا، راجن پور کے الیکشن کے اندر ایک قوم کو پتا چلا کہ جو مرضی انہوں نے چیزیں کی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا. انہوں نے جو بھی یہ کر سکتے تھے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا. انہوں نے ہر چیز استعمال کی کسی نہ کسی طرح وہ الیکشن جیتنے کے لیے. الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی. اس کو 50,000 ان کے نون کو ووٹ پڑ کیسے گئی؟ لوگ تو تھے ہی نہیں.
لوگ تو سارے نکلے تحریک انصاف کے لیے، اور وہ دیہاتی حلقہ تھا، اس سے خوف زدہ ہو کہ اب یہ مزید پھر کوشش کریں گے الیکشن سے بھاگنے کا۔ لیکن میں پاکستانی قوم کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے، یہ اب الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت بھی آئے گی، اور اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی بھی قائم ہوگی، اور انشاءاللہ قوم مل کے یہ مشکل وقت سے لڑے گی، اور انشاءاللہ پھر خوشحالی بھی آئے گی۔